8. Rich Dad, Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Chapter 1. रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वो पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। उसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और ये सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में काफी सक्सेसफुल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने काफी पैसा कमाया था, लेकिन उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होते रहे। दूसरा हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। एक के मरने पर उनके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरे। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और इन्फ्लुएंशियल थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उनके द्वारा सुझाई गई पढ़ाई के सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते, तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसीलिए मेरे पास दो अलग अलग तरह के थॉट्स होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक थॉट को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी एडवाइस पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था, उनको कंपेयर करता था और फिर खुद के लिए डिसीजन लिया करता था। प्रॉब्लम यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही वेल्थ और फैमिली के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन पैसों को लेकर उन दोनों के ही थॉट्स एकदम अलग थे। एग्जाम्पल के तौर पर एक डैडी कहते थे कि पैसे का मोह सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग एडवाइस से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं बहुत लंबे समय तक ये सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका रिजल्ट क्या होगा। मेरा बहुत सारा टाइम सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से इस तरह के सवाल बार बार पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता, हाँ बिल्कुल वो सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। या ये कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता, बुड्ढे को यह भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसीलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता, तो ये मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का जो सब्जेक्ट है ना, वो स्कूल में नहीं, बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। और मिडिल क्लास तो बेचारा कर्जे में ही डूबा रहता है। हमें से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता, उसकी मेंटालिटी और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था। फाइनेंस का सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है, ना कि फाइनेंस संबंधी स्किल्स पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भी भारी कर्जा लदा हुआ है, वो काफी हद तक उन हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कारण है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि वो वेल्थ के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हूं। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें इकोनॉमिक और मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। फाइनेंशियल हेल्प के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर डिपेंड होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर
और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसीलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर यह कहते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। और दूसरे में एक क्वेश्चन मार्क है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया था कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए आप उसे खरीद ही लें। वो लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूं। ये जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। उनका मानना था कि मैं इसे खरीद नहीं सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट यह हुआ कि एक डैडी फाइनेंशियली बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत करने से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडीज की थिंकिंग में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो प्रोडक्शन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो प्रोडक्शन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख ये थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसीलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा एनकरेज करते थे, जबकि दूसरे डैडी डिनर करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सिक्योर स्टेप्स लो, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या गवर्नमेंट को हमेशा आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वो हमेशा सैलरी इंक्रीमेंट बारे में सोचते रहते थे। वो अपने दो चाचाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की एक्टिव मिलिट्री लाइफ के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वो मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें यूनिवर्सिटी का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो अक्सर ये कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसीलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में विश्वास करते थे। वो सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वो ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि आदमी को फाइनेंशियली केपेबल होना चाहिए
एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत कमर्शियल और फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए, जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो इन्फ्लुएंशियल डैडीज के साथ रहने के कारण मुझे यह एनालिसिस करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को डायरेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनका यह प्रिडिक्शन सही साबित हुआ। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े फाइनेंशियल झटके के बाद जब वो दिवालियापन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फर्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी है, जबकि गरीबी स्थायी होती है। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे, मेरी पैसों में कोई रुचि नहीं है या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने एक्सप्रेशन पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार कम गरीबों वाले ही थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो गया था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही एजुकेशन और नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, पर क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे हमेशा इनकरेज करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थीं जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थीं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे फेवरेट पोएट हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, पर द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसमें बताए गए मॉरल का इस्तेमाल हर रोज करता हूं। तो चलिए सुनाता हूं आपको द रोड नॉट टेकन, वो भी हिंदी में। वो राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राहें बंटती थीं और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था। और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, ये देखते हुए कि ये राह कहां जाती है। झुरमुटों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहां घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थीं। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा। और ये जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर ये कहूंगा कि आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में दो राहें बंटती थीं और मैंने कम चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 1916। जी हां दोस्तों, इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता हूं। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की एडवाइस और नजरिए को ना सुनने का मेरा फैसला दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी वेल्थ संबंधी एजुकेशन शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने
मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई। और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वो सब कुछ समझ चुका हूं जो वो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक ताकत की तरह है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल पॉजिटिव थिंकिंग से ही समस्या हल नहीं हो जाती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी एजुकेशन जब शुरू हुई थी, तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो लेसन सिखाए थे वो बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स बताए। यह किताब उन्हीं 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ये लेसन्स आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए, बल्कि एक गाइडिंग फोर्स की तरह लिखे गए हैं। एक ऐसा गाइडिंग फोर्स जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे बदलती हुई इस अनसर्टेन दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो चलिए, अगले चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले कुछ सबक दोहरा लेते हैं। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा सबक, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। चौथा सबक, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। पांचवां सबक, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें।